जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक रिपोर्ट चैनल पे। दोस्तों, अब तो पाकिस्तान ने भी मान लिया है कि हमें बस इंडिया बचा सकता है। अगर एक बार हमने इंडिया को हाथ पैर जोड़ के मना लिया तो उसके बाद पैसों की कोई कमी नहीं होगी। इंडिया हमें बहुत पैसे देगा। इस वीडियो में पाकिस्तानी एंकर आरजू काजमी और शो के होस्ट ताहिर गोड़ा ने पाकिस्तान की जो सच्चाई बताई है उसको इस वीडियो में देखते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। शेख रशीद की वीडियो लगा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने जो एटम बम बनाया है वो ऐसा है कि हम इंडिया में फेंकेंगे और वो मुसलमानों को छोड़ के और सिर्फ जिसे कहते हैं नॉन मुस्लिम्स को हिट करेगा। अब वो कह रहे हैं कि ये कौन सी साइंस है जो आप लोगों ने बनाई है। तो ये एक तरह से खुद ही अपने आप को जिहादी बता रहे होते हैं, खुद ही एक्सट्रीमिज्म शो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम पहले ही एफएटीएफ में फंसे हुए हैं, ग्रे लिस्ट में। और उसके बाद इस तरह की एक नॉन सीरियस स्टेटमेंट, वो भी एक मिनिस्टर की तरफ से। अगर कोई जर्नलिस्ट कहे ना मेरे जैसा या कोई और, तो चले हो सकता है लोग उसको छोड़ भी दें कि खैर है, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल जैसे आप पहले बात कर रहे थे उस कैटेगरी में आते हैं कि जिनको कभी भी प्राइम मिनिस्टर की जो प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें नहीं बुलाया जाता, क्योंकि उनको पता है कोई उल्टा सवाल कर देंगे। वो वही उन्हीं को बुलाते हैं जिनका पता होता है कि इन्होंने क्या पूछना है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स तो सर इनके मिनिस्टर्स भी देते हैं। अब जैसे वो मुराद सईद ने कहा था कि जी वो हम तो मुंह पे मारेंगे आईएमएफ के डॉलर्स लाके, और इस तरह की बातें तो ये करते रहते हैं। लेकिन साथ ही इन्होंने इंडिया के साथ जो है वो टेंशन और बढ़ा दिए पहले के मुकाबले में। आपको नहीं लग रहा कि ये एक ठीक तरीके से अपना केस ले जा ही नहीं सके कश्मीर का? हर जगह पे सिर्फ तकरीरें करके आ जाते हैं, जो ये बहुत अच्छी करते हैं। मेरे ख्याल है स्कूल कॉलेजेस में इन्हें अवार्ड भी मिले होंगे, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, मैं उस तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने पसंदीदा मिनिस्टर शेख रशीद के बारे में एक कमेंट ज़रूर करना चाहूँगा। शेख रशीद इनफैक्ट इनके मिनिस्टर नहीं हैं, वो बड़े लंबे अरसे से आ रहे इस्टेब्लिशमेंट के निगरान मिनिस्टर हैं जिनकी नज़र सब पे रहती है। बाय द वे, शेख रशीद जो हैं बड़े जादीदा आदमी हैं। वो 10 इमरान खान भी उनके आगे खड़े नहीं हो सकते। वो एंटरटेनमेंट के लिए इस तरह की जो है ना वो स्टेटमेंट्स देते हैं। अगर अदरवाइज शेख रशीद से आप वन ऑन वन बातचीत करें, जो शायद आपको कभी मौका मिला हो, तो वो बहुत जहादीदा आदमी है। वो पूरी तहों को जानते हैं कि भाई हम किन पानियों पे खड़े हैं, मुझे यूं कहने दीजिए। बट वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये स्टूपिड स्टेटमेंट्स अपरेंटली देते हैं। भारत के साथ इमरान खान साहब, जैसा मैंने शुरू में कहा, हीरो आदमी है। इनका ये ख्याल था कि ये जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो भारत इनको हाथों हाथ लेगा, क्योंकि इनको पुराना तजर्बा था कि क्रिकेट पैशन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इंग्लैंड, ख़ास तौर पर वो हमारे सब कॉन्टिनेंट का, तो क्रिकेट वहाँ पे एक तरह से सेमी रिलीजन है। तो इनका ये ख्याल था कि इनको एक तरह से पूजा जाता था एक भारत में, जब ये अच्छे फास्ट बॉलर होते थे। और फिर उसके बाद इनके भारत में मतलब वो जो रंगीन ज़िंदगियों के कई वाक़यात, इनका ये ख्याल था कि भारत में इनको बहुत रिसेप्शन मिलेगा। अच्छा, भारत बड़ा खूबसूरत मुल्क है। हम सब असल में भारतीय हैं, हम अपने बारे में झूठ बोलते हैं तो वो एक अलग बात है। जैसे कोई जर्मन ये कहे कि वो यूरोपियन नहीं है तो वो झूठ ही होगा ना। इसी तरह पाकिस्तानी, बंगाली, श्रीलंकन कोई कहे कि वो भारतीय नहीं है तो झूठ ही बोलेगा ना। भारत के साथ आप मोहब्बत के साथ पेश आएँ तो बहुत मोहब्बत मिलती है। और ये मोहब्बत के साथ जब पेश पाकिस्तानी आया करते थे तो बहुत मोहब्बत मिला करती थी, मगर बदकिस्मती से ये डबल क्रॉस करते थे कि रात को जी हम बैठेंगे, गप्पे लगाएंगे, और सुबह क्रिकेट खेलेंगे, चाय पिएंगे, और अगली रात पठानकोट का हमला हो जाता था। तो भारत अब चेंज हो गया है। भारत ने कहा है कि नहीं, पठानकोट अब नहीं चाहिए, बॉम्बे नहीं चाहिए, दिल्ली की पार्लियामेंट का अटैक नहीं चाहिए। हमें अब सीधा सीधा चाहिए अच्छा रिलेशन। अब क्रिकेट तब खेलेंगे, चाय तब पिएंगे जब हमें इंश्योरेंस हो आपसे भी, और बैन अल-अक़वामी बरादरी हमें आपकी इंश्योरेंस दे कि आप हमारे साथ अच्छे हैं। ये मुमकिन नहीं था। तो फिर इमरान खान साहब का ये ख्याल था कि वो अपने हीरोपन से ना भारत से अच्छे मरासिम कर लेंगे, जाएंगे। उसी तरह बॉलीवुड की पुरानी हीरोइनें, शायद कुछ नई हीरोइनें भी आ जाएंगी और उनको खराज तहसीन पेश करेंगी। बड़े ये खूबसूरत इंसान है, दुनिया में इनसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान तो आपको पता है ना, ख़ासतौर पर मर्दाना वजाहत रखने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। तो इनका ये ख्याल था कि ये सब कुछ मैं अपनी मर्दाना वजाहत से ही ना सारा कुछ कर लूँगा। लेकिन भारत बदल चुका था। भारत में एक और तरह की मर्दाना वजाहत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सूरत में सामने आ चुकी थी, जो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है।
और उनके यहाँ उनका जो मर्दाना वजाहत का कॉन्सेप्ट है वो इमरान खान के मर्दाना वजाहत से बिल्कुल डिफरेंट है। उनकी मर्दाना वजाहत का ये स्टेटमेंट था कि अब गोली और बारूद के माहौल में दोस्ती नहीं चलेगी। अच्छा, ये इनको अंदाजा नहीं था कि इतना टफ होगा। इनका ख्याल था अच्छा कि हम अमेरिकन की मदद से, सऊदियों की मदद से भारत के साथ बहुत अच्छे मरासम कर लेंगे, लेकिन असल में अब अमेरिकन भी पाकिस्तान से बहुत बेटरे हो चुके हैं फॉर द पास्ट 3 इयर्स। खास तौर पर उसमें सदर ट्रम्प का मसला नहीं है। सदर ट्रम्प तो खैर खुद एक अनप्रेडिक्टेबल कंफ्यूज आदमी है। वो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल जैसे कहते हैं ना नेक टू नेक आ चुकी है। हमारी इंफॉर्मेशन थिंक टैंक्स की यहाँ पर ये है कि अमेरिकन ने अब सऊदी एस्टैब्लिशमेंट को कहा हुआ है कि आप पाकिस्तान को डील करें। अब वो तो डायरेक्ट डील भी नहीं करते। अब सऊदी, अच्छा सऊदी भी वो जैसे कहते हैं ना नक्को नक हो चुके हुए हैं इनसे। वो इसलिए कि इनकी बात आज कुछ होती है, सुबह दोपहर कुछ होती है, शाम कुछ होती है। जैसे वो डॉक्टर दवाइयां देते हैं ना 3, सुबह दोपहर शाम, तो ये इस बेस पे चलने वाली एस्टैब्लिशमेंट और इनके पपेट्स हैं। तो इस सारी सूरत हाल में वो जो अमन का ख्वाब था इनका, अमन की आशा का ये जो एक चिराग जलाते थे, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड टीम, उनको अंदाजा हो गया कि भाई ये अब सब बेकार है। क्योंकि अमन की आशा के लिए 3 जर्नलिस्ट आती हैं, 2 आंटियां आती हैं पाकिस्तान से, 2 अंकल आते हैं सूटेड बूटेड, तो नेट रिजल्ट क्या निकलता है? अगले महीने कोई ना कोई अटैक हुआ होता भारत में। तो उन्होंने कहा कि इन आंटियों से, ये जो जर्नलिस्ट आ रही हैं 2-4, इनसे हमने बातचीत करके क्या करनी है? पाकिस्तान में इवन इमरान खान जो हीरो अपने आप को समझते हैं, इनसे भी बातचीत करके क्या करनी है? जो असल पाकिस्तान में है वो तो एस्टैब्लिशमेंट है। अच्छा ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करते हैं। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट के साथ जब बात करते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट एक हाथी होता है किसी भी मुल्क का। पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट भी एक हाथी है। ये एक बड़ा सा पत्थर है जो एक खास माइंडसेट के साथ बैठा हुआ है। मैं आपको आरजू एक वाकया बताता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं अब नाम नहीं लूंगा। मेरे एक दोस्त हैं, हम क्लास फेलो रहे, लेफ्टिनेंट जनरल साहब। अब वो मतलब मुझे न्यूयॉर्क में मिले कोई 2-2.5 साल पहले। अब मेरे वो क्लास फेलो हैं बचपन के। तो मैंने उनसे कहा कि यार जनरल साहब जान दो। कहने लगे यार तुम बकवास बंद करो। अब हम इस तरह के दोस्त हैं। मुझे कहने लगे यार तुम बकवास बंद करो, तुम ये बातें कर सकते हो। देखो मैंने 30 साल इस आर्मी में गुजारे हैं। अब मेरे आखिरी 1.5-2 साल रह गए हैं। मैं कोई स्टूपिड बात करके अपना जो पुराना पास्ट है आर्मी में वो क्यों खराब करूंगा? तुम्हारा भाषण मैं वहां पे क्यों दूंगा? मैंने आगे देखना है कि जो ही रिटायरमेंट होनी है उसके बाद मुझे कौन सा इदारा मिलना है जहां जिसका मैंने सरबराह बनना है। फिर मैंने देखना है कि मेरी वो बच्ची अमेरिका में है, बेटा ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, उनको मजीद ज़रा सेटल करना है, वो पढ़ रहे हैं। और तो ये मेरे ज़िंदगी के गोल हैं। और तुम मुझे ये कहते हो कि मैं ये समझाऊं एस्टैब्लिशमेंट को कि भारत के साथ ये कर लो। भाई भारत का नाम ही लेंगे वो मुझे कहने लगे तो वो उनके कान खड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे कि अच्छा जनरल साहब कहीं न्यूयॉर्क में किसी भारतीय एजेंट से तो नहीं मिल के गए? मैंने कहा आप मेरे से तो मिल ही रहे हो ना। तो कहने लगे कि यार बकवास बंद करो। मसला ये है कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट है दुनिया पूरी में ऐसा होता है। पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट में जितने बड़े बड़े लोग हैं, मैं ये नहीं कहता उनको समझ नहीं है, उनको समझ आती है। कुछ को तो खैर नहीं भी आती, लेकिन बहुत सौ को आती है। लेकिन वो इस भारी पत्थर को कैसे चूमे, कैसे वो जो एक माइंडसेट बना हुआ है उसको थोड़ा इधर उधर करने के लिए, सरकाने के लिए पूरी कौम, पूरी एस्टैब्लिशमेंट के सामने अपने 31-32 साल की नौकरी जो है वो बिल्कुल जैसे होता है ना खे मिट्टी में डाल दें। तो वो जिसे पंजाबी में कहते हैं नाते तोते रहे हैं, तो वो नाते तोते ही निकलना चाहते हैं। और आगे उनकी नजर होती है किसी महकमे की सरबराही की सूरत में, या कम से कम मल्क रियाज तो कोई बड़ा ओहदा दे ही देंगे उनको। तो ये उनके होते हैं, गोल होते हैं। तो इस सारे गोल में वो जो पीस का मसला है वो वहीं का वहीं है, और कश्मीर की जो डुगडगी है वो बज रही है। आपने एक पीछे बड़ी अच्छी बात की। जी आप कुछ कहना चाह रही है? मैं ही बोले जा रहा हूँ। नहीं नहीं सर कोई बात नहीं। मैं पूछी थी आगे भी इसी तरह से डुगडुगी बजती रहेगी या कुछ आपको सेटल होता हुआ नजर आ रहा है कहीं पे जाके? देखिए पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए एग्जिट स्ट्रेटजी कोई नहीं है। एग्जिट कोई है ही नहीं कि क्या करें। मैं आपको दावे से कहता हूँ बाजवा साहब से भी आप पूछ लेना कहीं बहुत ही पर्सनल गपशप में और ऑफ द रैकेट, वो भी कहेंगे कि भाई आप रास्ता बता दें। चूंकि देखिए ये चीन के साथ जा रहे हैं, अब इनके पास ऑप्शन नहीं है। चाइना के अलावा कोई इनके साथ नहीं रहा। अमेरिका गोद में नहीं वापस ले रहा इनको।
अच्छा, चीन के साथ गोद में जाते हुए इनको पता है, पूरी एस्टैब्लिशमेंट को पता है कि आगे हशर क्या होगा। अच्छा, भारत के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ क्लियर विजन के साथ आए, अमेरिकन को, सऊदी को एश्योरेंस दे दें। ये फिर कहते हैं कि भाई हमने बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर कश्मीर के नाम पर लगाया है, और पाकिस्तान की 200 मिलियन, जो 220 मिलियन अवाम है, उनको बेवकूफ़ बनाया है। और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का, आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसीज का सर्वाइवल ही कश्मीर पे है। यानी वो इसी पे, वरना तो पाकिस्तान, मतलब भारत की फौज, भारत की इंटेलिजेंस तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है ना, वो तो चीन भी है, पूरी दुनिया है उनका मसला। ठीक है, वो दुनिया के प्लेयर हैं। अच्छा, हमने ये कहा हुआ है कि हम भी प्लेयर हैं, मगर कहाँ प्लेयर हैं? अफगानिस्तान और कश्मीर। अच्छा, अब इस सारी सूरत में आपका जो प्रिसाइज सवाल है कि ये क्या इसी तरह चलता रहेगा, आगे कोई इसका हल नजर नहीं आता। देखिए, इसका हल या तो इतनी कर्ज वाले लोग एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आए। इमरान खान तो मतलब कर्ज उनकी थी सिर्फ धरने की हद तक। जैसे ही वो इक्तदार में आए हैं, जो वो बातें करते थे उन्होंने खुद ही वजाहत की, उन्होंने कहा मैं अब अजीम लीडर हूं, मैं तो यू टर्न ले रहा हूं। वो तो सब बातों पर उन्होंने यू टर्न ले लिया, पर चूंकि उनको पता था वो कर ही नहीं सकते। अब मसला ये है कि एस्टैब्लिशमेंट में करेजियस लोग कैसे हैं। मैंने एक लेफ्टिनेंट जनरल दोस्त का आपको वाकया सुनाया, वो बेचारों की सबकी वही मजबूरी है, क्या करें वो अपने आप को, वो अपनी सर्विस को, वो जैसे कहते हैं वो खे में कैसे डालें। तो वो फिर इस सारी सूरत हाल में अब जो रीजन में तब्दीलियां हो रही हैं, आरज़ू, ये जो रीजनल अब आएंगे ना, वहां पे चेंजेस जो बिल्कुल सर पे आपके खड़े हैं, वो फिर इस मसले को अब तब्दील करेंगे। इतनी कर्जियस एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप नहीं है कि वो तब्दील कर सके। अब ये अमेरिका के इलेक्शंस के बाद मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के इलेक्शन से अमेरिकन पॉलिसियों पे कोई बहुत फर्क पड़ेगा। नो मैटर ट्रम्प री इलेक्ट होते हैं, नो मैटर जो बाइडन आते हैं, इस वक्त जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमने चाइना को उस इलाके में कंटेन करना है। उसके लिए क्वाड, चाइना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान और उनके इत्तेहादी होंगे वहाँ पे, साउथ कोरिया और जो उनके हमनुवाद, वियतनाम, ताइवान वगैरह वगैरह। इस सारी सूरत में ये बहुत बड़ा वहाँ पे है। चाइना ने अपनी चालाकियों से, बदमाशियों से अपने आप को इकोनॉमिक पावर तो बना लिया, लेकिन मिलिट्री में ये शायद 1/10 भी नहीं है अमेरिका के। 1/10 भी मैं बहुत बड़ा आपको बता रहा हूं। तो अमेरिकन ने ये तय कर लिया, भारत के भी इंटरेस्ट में वही है, कम से कम इस मामले में वो। अच्छा हाँ, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वो आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना जी। वो इसराइल का वो सारा का सारा जो ड्रामा है वो अब खत्म है। वो मतलब जो उस नाम पे जो इस्लामिक कार्ड था वो खत्म है। पाकिस्तान बेचारे की इस सारे सीन पार्ट में हैसियत क्या रहेगी? मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जाना चाहता है या इवन एस्टेब्लिशमेंट जाना चाहती है ईरान और चीन के इस मैसी ब्लॉक में, लेकिन आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो फिर ये मैस कैसे खत्म होगा? फिर मैं इसकी तरफ आता हूं, जब इंटरनेशनल तब्दीलियां ज्यादा आएंगी तो फिर शायद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अपनी आवाम को कन्विंस कर सके कि भाई हम अब कश्मीर के मामे नहीं रहे, अब तो सर पे कुछ और चीजें आन पड़ी हैं। क्योंकि मुझे नहीं समझ आती कि 220 मिलियन अवाम को कैसे कन्विंस करेगी एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, फिर इन्होंने ये जो प्रॉक्सी, ये सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, वो उनके गले पड़ जाएंगी। तो वो एक ही रास्ता है कि जब ये वहां पे तब्दीलियां कुछ रीजन में होंगी, जिसके बारे में शेख रशीद ने सुहेल वड़ाइच के साथ एक प्रोग्राम में बड़ी अच्छी बात की थी। बड़े जहां दीदा आदमी है शेख रशीद, उन्होंने कहा था कि भाई इस रीजन में अब छोटी मोटी लड़ाई की बात तो छोड़ो, शायद बड़ी लड़ाई हो जाए। ही न्यू इट। मतलब ये कोई इतने बेवकूफ लोग नहीं है। इवन इमरान खान को भी अब काफी अकल आ गई होगी, मैं ये आपको बता दूं। अब पब्लिक कंजम्पशन के लिए वो तस्वीरें फेरते रहे, जो मर्जी कहते फिरें, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप पानी में छलांग लगाते हैं, तैरना आता हो ना आता हो, तो आप फिर तैरना आ ही जाता है, आपको लाइफ जैकेट फिर आपको लग ही जाती है। सूरत बड़ी खराब है। या तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट बहादुरी का मुजाहरा पहले कर दे। मैं दावे से कहता हूं, ये जो $1 बिलियन के लिए तरस रहे हैं ना, अगर ये भारत को यकीन दिला दें कि हम आपके साथ ये वाला काम बंद करेंगे। क्योंकि ये जो आपने एक और बड़ी अहम बात की थी, मैं उसको भी छेड़ना चाहता हूं थोड़ी सी। आपने कहा था क्या वजह सिर्फ कश्मीर या भारत और पाकिस्तान के मसाइल के बीच में?
एक और बड़ी वजह है, इससे भी बड़ी वजह है, वो हमारा पाकिस्तानियों का आइडेंटिटी क्राइसिस का इशू है, जो हमारे बैक ऑफ माइंड में, हमारे दिमागों में, हमारी जीन्स में रच बस गया है। जो मेरे बुजुर्ग थे या मेरे तक भी जो लोग थे, उनको ये समझ आती थी आइडेंटिटी क्राइसिस की। अब नई जनरेशन को तो ये समझ भी नहीं आती ना बेचारों को, उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं है ना वो निज़ाम। ये जो आइडेंटिटी, ये जो है ना, मतलब हिंदू दुश्मनी की एक साइकी, ये बड़ी खतरनाक है। बहरहाल अगर इस साइकी से ये बाहर आ जाएं, भारत को इंश्योरेंस दिला दें, ये धरती जो पाकिस्तान है ना, ये भारत की धरती है। लाहौर कसूर से मेरा ताल्लुक है पर्सनली, ये लॉर्ड राम के शहर है, उनके बेटों के नाम के शहर है। भारतीय आपको इतना पैसा देंगे, इतनी टूरिज्म होगी, इतनी इंडस्ट्री देंगे कि आप $1 बिलियन को भूल जाएंगे। ये जो इनका $200 बिलियन का ख्वाब था ना बाहर से लाने का, इससे डबल इनको पाकिस्तान इन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में आ सकता है, अगर ये अपने इस इंडिया ऑब्सेशन से बाहर आ जाए। पर जो इस्लामाबाद में एक मंदिर नहीं बनने दे रहे, इतना शोर मचा रहे हैं, आपको लगता है कि ये सब कुछ होने देंगे? इतनी मतलब मेरे फादर कहते थे कि ही वाज आल्सो जर्नलिस्ट, वो कहा करते थे कि पाकिस्तान जिस हिस्से में बना है ना, वो सबसे, यहाँ पे सबसे जाहिल कौम बसती थी। और अब मुझे यकीन हो गया कि वो ठीक ही कहते थे, इसलिए कि जिस तरह की बातें सुनती हूँ, जिस तरह के एक्शंस इन लोगों के देखती हूँ, तो वो देख के यही लगता है कि वाकई में यहाँ पे सबसे, वो जैसे कहते हैं ना, बड़े सगीर के सबसे जाहिल कौम इसी एरिया में थी जो उन्हें पाकिस्तान बनाने को मिला है।